हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस एट क्लासेस। बच्चों, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि रेजोनेंस बेटा हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने पीछे लेविस स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा, तो वहाँ पे रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हमको पहले मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर करना होता है। तो वहाँ पे हमको ऐसा देखने को मिलता है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट सर्टन मॉलिक्यूल्स इन सर्टन मॉलिक्यूल्स ए सिंगल लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या मैं बता रहा हूँ? इन सर्टन मॉलिक्यूल्स in certain molecules a single Lewis structure cannot explain all the properties of the molecule। कि कुछ मॉलिक्यूल्स बेटा हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर ही जितना जो है वो मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, बल्कि द मॉलिक्यूल इज सपोज्ड टू हैव मैनी स्ट्रक्चर्स। मतलब आप उसके स्ट्रक्चर्स लेविस स्ट्रक्चर्स करोगे तो एक ही स्ट्रक्चर उनका नहीं बनेगा उन मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ सर्टन मॉलिक्यूल्स के लिए, बल्कि उनके लिए मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी होगी। मॉलिक्यूल इज सपोज्ड टू हैव मैनी स्ट्रक्चर्स एंड ईच ऑफ विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। और उनमें से हर एक जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो मॉलिक्यूल की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को जो है वो एक्सप्लेन कर सकता होगा। ठीक है, तो वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द एक्चुअल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, एक्चुअल स्ट्रक्चर रिमेन्स इन बिटवीन ऑल these structures, or you can say all these Lewis structures। जितने भी ये Lewis structures यहाँ पर एक से ज़्यादा बनते हैं इन मॉलिक्यूल्स के लिए, तो उनमें से बेटा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो हिडन होता है। इट रिमेन्स इन बिटवीन दोज ऑफ दीज लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ऑल सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, उन एग्जांपल्स में भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मोर देन वन लेविस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो जितने मॉलिक्यूल के लिए स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन सब स्ट्रक्चर्स को, ऑल सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या बेटा हम उनको फिर कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एंड द फाइनल स्ट्रक्चर, जो असली स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर मॉलिक्यूल का, जिसको हम फाइनल स्ट्रक्चर कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। एंड द होल फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। और इस पूरे तरीके को क्या कहते हैं बेटा? पूरे फिनोमिना को, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं यहाँ पर रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, जो कि इस तरह से हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कभी आपको पूछा जा सकता है कि रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं जी। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अब मिसाल जब हम कोई एग्जांपल्स लेंगे, अभी नीचे हम एग्जांपल्स लेंगे, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बेटा? इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब दे आर नॉट रियल, दे डोंट हैव रियल एग्जिस्टेंस। इनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, रियल स्ट्रक्चर ये नहीं होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर बट ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड, अभी मैंने बताया कि जो फाइनल एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि विच रिमेन्स हिडन इन बिटवीन दीज कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, सिर्फ वो क्या होता है? एक रियल एग्जिस्टेंस बनाए हुए होता है। इस पॉइंट को और ध्यान से सुनो। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, they are just temporary, you can say they are not real, they don't have real existence, but only resonance hybrid has the real existence। सिर्फ real existence किसका होता है? उस फाइनल स्ट्रक्चर का, जिस फाइनल स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस फिनोमिना के कारण बॉन्ड लेंथ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की होती है बेटा, वो इक्वल रहती है, बराबर होती है। ठीक है, आप वहाँ पे नहीं बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कुछ बॉन्ड लेंथ
जो हैं उनकी मेजरमेंट कुछ और कुछ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड की, जैसे कि आपको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में जो भी बॉन्ड लेंथ आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वो इक्वल होगी, उसमें कोई मतलब डिसिमिलैरिटी नहीं होगी, वो सिमिलर होगी, वो इक्वल होगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल के आएंगे उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होगी, यानी इक्वल होगी। ठीक, उसके बाद है बेटा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रेजोनेंस का, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ ग्रेटर स्टेबिलिटी। हाँ, अब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में तो दो किस्म के स्ट्रक्चर्स हमको कुल मिलाकर मिल रहे हैं। एक वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो मॉलिक्यूल के लिए। दूसरा फिर वो फाइनल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। बेटा अगर इन दोनों की हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है पीछे, फाइनली हम पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, किसी भी चीज़ की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है तब जब उसकी एनर्जी क्या हो, लेसर एनर्जी उसके पास हो। उसके पास अगर एनर्जी कम है तो वो माना जा सकता है ज़्यादा स्टेबल। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये बता रहा हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ ग्रेटर स्टेबिलिटी। इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच अगर स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किया जाए तो किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी निकलती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की। क्यों, इसकी जो एनर्जी होती है वो लीस्ट होती है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड हैज़ ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू इट्स लोअर एनर्जी, और यू कैन से ड्यू टू इट्स लोअर वैल्यू ऑफ एनर्जी। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। अब बेटा नेक्स्ट देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है ग्रेटर। अब एक रेजोनेंस एनर्जी होती है, देखिए एक तो हो गया ना कि सिस्टम की खुद की एनर्जी, ठीक है, दूसरा हो गया बेटा रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या है, डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से देख लीजिए आप, रेजोनेंस एनर्जी होता है एनर्जी का डिफरेंस, किस किस की एनर्जी के डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इन दो के बीच जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और रेजोनेंस एनर्जी किस तरह से स्टेबिलिटी के साथ डील करती है, यह भी आप याद रखो। डायरेक्टली ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी, अगर मॉलिक्यूल के पास, अगर कोई दो कंपैरेटिव मॉलिक्यूल आपके पास हैं इन टर्म्स ऑफ रेजोनेटिंग एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, तो आपने देखना है जिसकी रेजोनेंस एनर्जी बेटा ज्यादा होगी उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखना, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ एटम्स। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे उनके एटम्स की पोजीशन जो है वो सेम होनी चाहिए, पोजीशन डिफरेंट नहीं, सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनके लिए मैंने दे यूज किया, दे शुड हैव सेम नंबर ऑफ शेयर्ड एंड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज कीजिए कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर शो करते हैं तो वहां पर आप बताते हैं कि इसमें शेयर्ड पेयर इतना आ रहा है, इसमें लोन पेयर इतना आ रहा है, फिर उसी मॉलिक्यूल के लिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देते हैं तो वहां पर वो शेयर्ड पेयर अनशेयर्ड पेयर चेंज नहीं होगा। समझ आ रही बात, वो उतना ही रहेगा उसमें। समझ आ रही बात आपको, तो वही हम कह रहे हैं यहां पर बेटा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर, दैट मींस बॉन्डिंग पेयर, एंड अनशेयर्ड पेयर, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर दे शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। इनकी ऑलमोस्ट क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितने भी आएंगे मॉलिक्यूल के उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तकरीबन उनकी एनर्जी जो है वो क्या मानी जाती है, सेम होती है। ठीक, अभी मैंने रेजोनेंस एनर्जी बताया था, ऊपर बता दिया मैंने आपको, क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रेजोनेंस एनर्जी के बेसिस पे आ रहा था कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, मैंने वो बता दिया आपको। लेकिन फिर भी देखिए ये टर्म आपको लिखनी है, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए बेटा इसको। तो रेजोनेंस एनर्जी तब आप लिखेंगे कॉपी पे, यही डेफिनेशन जो मैंने अभी बता दी ऊपर आपको, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी, याद रखना है ये चीज आपने, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल।
लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये हम रेजोनेंस पढ़ते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपस में डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है, एरो नोटेशन जो आप बोलोगे रेजोनेंस में कौन सा एरो यूज़ किया जाता है बेटा, डबल हेडेड एरो। ठीक है, ये याद रखना। चलिए CO2 की बात हम जब एग्जांपल लेते हैं, पहले हम इसका लेवी स्ट्रक्चर करेंगे, याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल आए उसका आपने लेवी स्ट्रक्चर करना, उसके बाद आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करोगे। तो लेवी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो फटाफट से आप ए कैलकुलेट कीजिए कॉपी पे। ठीक है, एन कैलकुलेट कीजिए, एस कैलकुलेट कीजिए, शेड पैर अनशेड पैर कीजिए, स्केलेटन डालिए और फिर शेड पैर अनशेड पैर को वहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक, सबसे पहले शेड पैर को, फिर क्रॉस चेक कीजिए, अनशेड पैर भी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग सेम आने चाहिए। तो चलिए बेटा, CO2 का आपने पीछे लेवी स्ट्रक्चर किया भी है, आपको पता भी है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने CO2 का स्ट्रक्चर किया हुआ है कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 2 इधर और 2 इधर है, और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन 6 में से यहाँ बॉन्डिंग के लिए आ रहे हैं, और इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन 6 में से आ रहे हैं बॉन्डिंग के लिए। इसी को मैंने बताया, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पे दे दिया इसी की रिप्रेजेंटेशन की, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। बाकी इस ऑक्सीजन के पास रिमेनिंग लोन पैर 2 पैर यानी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 पैर यानी 4 पैर। ठीक बेटा, इस तरह की सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पर एक और सीन आपने याद रखना है इस एग्जांपल में। अब यहाँ पे ये पाया गया है जो स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का है, ठीक है, इट हैज़ बाय द लेवी स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हैज़ 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स। एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो टोटल कितने कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स हैं, 2। ठीक, सो the carbon oxygen double bond should have the bond length of 121 पिकोमीटर। इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, ये होनी चाहिए 121। ठीक है, ये 121 पिकोमीटर होनी चाहिए। बट अगर हम एक्चुअली देखते हैं, बट एक्चुअली सीन, और यू कैन से बट एक्चुअली इट इज फाउंड टू बी 115। लेकिन अगर हम देखते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल की कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बताओ भाई कितनी है, तो वो हमें निकलती है जी 115 पिकोमीटर, 115 पिकोमीटर। किसके बरक्स में, इंस्टेड ऑफ 121 पिकोमीटर। सो वी हियर कैन कोरिलेट दिस बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दैट मीन्स 115, एंड विच इज फाउंड टू बी इंटरमीडिएट। ठीक है, दिस बॉन्ड लेंथ is found to be intermediate between carbon oxygen double bond length of 121 picometer and carbon oxygen triple bond length of 110 picometer। यानी अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर है बेटा, और कार्बन ऑक्सीजन जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हम ड्रॉ करेंगे, इसमें कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। जब कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी मानी गई है, 110। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे बेटा कि रेजोनेटिंग, आप बताओगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कितनी है जी, ना ही आप 110 पिकोमीटर की बात करोगे कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड की, ना ही आप 121 पिकोमीटर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बात करोगे। आप बताओगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 मॉलिक्यूल इज फाउंड टू बी 115। कितना बताओगे, 115। वाई, एज दिस वैल्यू इज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है, दरमियान नेचर की है, बिटवीन 110 एंड 121। ठीक बेटा, तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान करोगे कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ CO2 मॉलिक्यूल की 115 पिकोमीटर जो है वो मानी जाती है, जो कि इंटरमीडिएट वैल्यू है बिटवीन द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ दैट मीन्स 121 एंड कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ दैट इज 110 पिकोमीटर। ओके बेटा, तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप याद रखोगे। सो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। भाई फिर बताइए थोड़ा सा, रेजोनेटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लेवी स्ट्रक्चर तो आपने बता दिया, वहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ आपने बता दी, और ओवरऑल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ आपने बता दिया 115 होता है, जो कि इंटरमीडिएट है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ के। तो इसके ज़रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बताइए ज़रा। तो देखो बेटा, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने बता दिया नॉर्मली जैसे लेवी स्ट्रक्चर आया था इसका, अभी जो ऊपर मैंने किया था,
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, दूसरा वाला देखिए आप, यानी हमारे पास शेयर्ड पेयर कितना है, ये देखिए यहाँ पर शेयर्ड पेयर है 1 2 3 4 5 6 7 8, शेयर्ड पेयर 8 है। इसी 8 शेयर्ड पेयर को हम कार्बन और ऑक्सीजन के साथ ऐसे भी तो मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम डबल के बजाय एक या तो इधर या तो इधर, हम क्या करते हैं डबल के बजाय ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए शेयर्ड पेयर अनशेयर्ड पेयर मैंने अभी बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए बेटा शेयर्ड पेयर मेरे पास 8 था, यहाँ पर भी वो 8 मेंटेन है इस वाले स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में, सेकंड स्ट्रक्चर में भी मेंटेन है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर्स आएंगे, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 और 2 8, तो वही शेयर्ड पेयर 8 आपका टैली हो रहा है, कोई डिफरेंस कोई वहाँ पे फर्क नहीं है। ठीक, चलिए अब देखो क्या होगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान करना है। देखो बेटा मैंने पीछे आपको फॉर्मल चार्ज पढ़ाया था, बदले में यहाँ पर क्या होगा ना, जब हम ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे यहाँ पर तो सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। देखो जैसे यहाँ ऊपर कार्बन दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे बॉन्डिंग के लिए, अब 2 में से एक ऑक्सीजन, जैसे इस सेकंड स्ट्रक्चर में ये वाला ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा बेटा, ये अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं उतारेगा, इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें रहेंगे एज अ लोन पेयर। और यहाँ पर जब आप बताएंगे कि सर ये वाला बॉन्ड कौन बना रहा है, फिर ये बना रहा है कार्बन, कौन बना रहा है बेटा, कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर, और यहाँ पर फिर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इधर हैं, कितने हो गए कार्बन के, टैली कर लो, 2 इधर और 2 इधर, कितने हो गए 4। और आप बताओगे सर ये वाला, यानी 3 में से कोई एक सा, ये कार्बन का नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये बना रहा है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर के लिए किया ना कार्बन ने, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किया, दोनों इलेक्ट्रॉन पैर दे दिए जी इस ऑक्सीजन ने, एक अपनी साइड आया, एक जो ये कार्बन की तरफ गया उसका लॉस हो गया, दैट इज वाई इसका फॉर्मल चार्ज प्लस आ गया। आप इनका फॉर्मल चार्ज मैंने पीछे पढ़ा है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, पता चलेगा इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है जो कि इस कार्बन की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये प्लस लिखा हुआ, प्लस मीन्स +1। चलिए अब थर्ड स्ट्रक्चर इसका बताएंगे। देखो इसी को, जैसे आप इसको हाथ में पकड़ो ना, यहाँ से ऐसे रोटेट करो इसको, कैसे रोटेट करोगे, जब इसको घुमाओगे आप तो ये वाली शक्ल जो है ये इधर आ जाएगी और ये वाली पोजीशन जो है ये इधर जाएगी। तो देखिए जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के बजाय सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बजाय ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ क्या क्या चीज़ थी, वही पॉजिटिव चार्ज था, और फिर कितने थे, 4 में से वहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। समझ आ रही बात, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने, अब 6 नहीं बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसने बॉन्डिंग में लगा दिए, इस वजह से इसके पास लोन पेयर अब एक ही बचा हुआ है। ठीक है बेटा, और अलॉन्ग विद पॉजिटिव चार्ज, मैंने बता दिए ये क्यों। और अब देखिए ये वाला ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन आपका सेम कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो कुल मिला अब कोई नेक्स्ट, मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो है कोई भी पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर बनाने की CO2 की नहीं है। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2 आर पॉसिबल, 3 तरीके हैं बेटा, हमने 3 तरीके तीनों बता दिए आपको, फर्स्ट वन ये वाला, सेकंड वन ये वाला, थर्ड वन ये वाला। तो आप बताओगे ये जो हमने स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ड्रा किए ये क्या थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल थे। समझ आ रही है बेटा, जब तक ना कंसंट्रेट करोगे, कॉपी पेन साथ रखोगे, तब तक समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब है सिमिलरली अब याद रखना है एरो नोटेशन जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर शोन रिप्रेजेंटेड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जी रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं बाय डबल हेडेड एरो से। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बता भी दिया आपको, यूज भी किया डबल हेडेड एरो। तो अदर ये भी याद रखना है पर आपने। ठीक, अदर एग्जांपल्स आपका SO3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ट्राई कीजिए, CO3 2 नेगेटिव का कीजिए बेटा, SO4 2 नेगेटिव का कीजिए, सल्फेट आयन का, बेंजीन का कीजिए। ठीक है, तो देखिए इनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे SO3 मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा इस तरह से आएगा। सबसे पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करने से पहले लेविस स्ट्रक्चर कीजिए। तो जैसे आप SO3 का लेविस स्ट्रक्चर करेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, A कैलकुलेट कीजिए, N कैलकुलेट कीजिए, S और U और स्केलेटन। ठीक, जब करेंगे तो लेविस स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलेगा। पीछे पढ़ा है हमने लेविस स्ट्रक्चर ड्रा करना, तो इसका लेविस स्ट्रक्चर ऐसे आएगा। देखो क्या नोटेशन आ रही है बेटा, देखो मैं थोड़ा सा आपको, ये है इसका लेविस स्ट्रक्चर। ठीक, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखो सल्फर की और ऑक्सीजन दोनों के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो सेंट्रल एटम सल्फर को देखो, ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन लगा रहा है जी, 2 बॉन्डिंग के लिए, ये भी 2 यूज कर रहा है। क्लियर, पीछे इसके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे लॉन पेयर। इस ऑक्सीजन के देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए मैंने एरो बता दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है इस ऑक्सीजन के 6 के 6, 2 4 6 देख रहे हो आप, इधर के इधर ही है, कोई बॉन्डिंग में नहीं जा रहा।
यहाँ की तरफ भी इस ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ये ऑक्सीजन भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपने इधर ही रखे हुए हैं, 2 4 6, ठीक। तो ये लैब स्ट्रक्चर है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे शेड पेयर कितना है, ज़रा शेड पेयर क्यों गिनिए। शेड पेयर है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है शेड पेयर अगेन यहाँ पर बेटा 8। देखना आप यही शेड पेयर मैं यहाँ पे मेंटेन रखूँगा। और मैंने ये लैब स्ट्रक्चर जो ऐसे किया, इसी को और किया मैंने बताया, इसको और करके बॉन्डिंग करके आप ऐसे बताओगे। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए ना शेयरिंग करके, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो ये एक सिंगल बॉन्ड इधर भी बताओगे। लेकिन ये सिंगल बॉन्ड जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस सल्फर ने दिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, ठीक बेटा, मेड बाय दिस सल्फर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड बाय सल्फर, इट मीन सल्फर इज हियर कॉल्ड एज डोनार एटम। बताया मैंने पीछे आपको डोनार क्या होता है, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स। और ये 2 ऑक्सीजन्स क्या है बेटा, एक्सेप्टर, दीज आर एक्सेप्टर्स, दीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर्स। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये गैन कर रहे हैं। तो इनके पास क्या हो जाएगा, इनको मिलेगा बेटा माइनस माइनस साइन, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इनको क्या हो रहा है, SO3 में इनको एक एक इलेक्ट्रॉन का गैन हो रहा है। अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सर इनका क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी इसका फॉर्मल चार्ज बेटा माइनस आएगा, इसका फॉर्मल चार्ज भी आपके पास -1 आएगा, यानी माइनस मीन्स -1, ठीक है। -1 इसका भी आएगा, -1 इसका भी आएगा, ठीक। और बदले में सल्फर का देख लेना बेटा, प्रैक्टिस करना और मुझे बताना प्लीज़ कमेंट करके, सल्फर का आपको फॉर्मल चार्ज कितना आया। समझ आ रही बात आपको। तो फॉर्मल चार्ज आप सल्फर में बता दूं, फिर पास करके देखना, पहले निकालना फिर देखना। सल्फर का आपके पास आएगा +2। कितना आएगा बेटा, +2 आएगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को जा रहा है, एक इसको जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इसका फॉर्मल चार्ज +2 आएगा। जब आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे ना, जो मैंने सिखाया, तो आपको फटाफट याद आना चाहिए। मुझे कमेंट करके बताना भी प्लीज़, ठीक है। चलिए, तो ये था SO3 का लैब स्ट्रक्चर। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो नाउ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर लैब स्ट्रक्चर किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कर देंगे। देखो रेजोनेटिंग जो लैब स्ट्रक्चर अभी मैंने किया था, उसको मैंने OR करके ऐसे बताया था, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना बेटा। आप देखो यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताई थी मैंने आपको, इस डबल बॉन्ड को रोटेट करना है भाई। ये भी सल्फर, ये भी ऑक्सीजन, ये भी सल्फर ऑक्सीजन, ये तीनों सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स है। तो आप क्यों एक ही जगह पे डबल बॉन्ड थोड़ी ना रेस्ट्रिक्टेड एक ही जगह रख सकते हो। हाँ, यही तो रेजोनेंस है। तो ये घूम सकता है यहाँ पर बेटा, ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, अगर यहाँ है तो इनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो इन्हीं की तरह ऑक्सीजन सी हैं, ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड सी हैं या सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड सी हैं। तो देखिए पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आपने इसको मान लिया, तो सेकंड देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं ये डबल बॉन्ड को रोटेट, आप एंटी क्लॉक भी कर सकते हो बेटा। अगर मैंने देखो यहाँ सेकंड स्ट्रक्चर बनाया, मैंने डबल बॉन्ड इसके बजाय अब यहाँ पर दे दिया है, यानी बिटवीन दिस सल्फर एंड दिस ऑक्सीजन। यहाँ पे आप मान लो अगर आपने एंटी क्लॉक जाना है, आप इस सल्फर और इस ऑक्सीजन में ये डबल बॉन्ड दे सकते हो, ठीक है। फिर तीसरे वाले में आपका इधर आएगा, कोई मसला नहीं। ऐसे भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इनको रोटेट कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ बेटा, पहला स्ट्रक्चर ये आ गया, तो अब मैंने डबल बॉन्ड को यहाँ के बजाय यहाँ दे दिया, तो जो ये वाला एटम है वो ये बन गया, और जो ये वाला एटम था वो ये बन गया, पोजिशन चेंज हो गई ना। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, तुमने बताया सर ये वाला ऑक्सीजन एटम शिफ्ट यहाँ हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन एटम यहाँ से शिफ्ट इधर हो गया, और क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, ठीक। लेकिन स्ट्रक्चर्स तो 2 बन गए ना। आप देखो पहले ये वाला स्ट्रक्चर कैसा था, अब ये वाला स्ट्रक्चर कैसा था भाई। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इधर थी, और इस वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इधर है, डिफरेंस तो आ रहा, ठीक। और बाकी बेटा देखो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये 2 ऑक्सीजन एटम्स जो है ना, सिंगल बॉन्ड वाले, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर कर रहा है, तो इनके पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर ही रहेंगे। तो वो हमारे पास ये सेकंड स्ट्रक्चर में कौन से वाले आइटम है, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर थे ना ये और ये, यहाँ पर है ये वाला और ये वाला आइटम, ठीक। तो स्ट्रक्चर सेकंड क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर थर्ड में आप डबल बॉन्ड बोलो कहाँ जाना है बेटा, इधर जाना है, इधर जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पहले सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ मतलब ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, यही होगा भाई। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड वाला ऑलरेडी ये वाला केस है, इधर डबल बॉन्ड था, तो अब ये वाला इधर जब आया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इधर चला गया तो ये इस तरह। तो देखो ये भी तो अलग स्ट्रक्चर बन गया बेटा। तो 3 स्ट्रक्चर्स हमको, आप बोलोगे सर ये यहाँ से इधर जाएगा, तो ये तो फिर ए पहला वाला बन जाएगा, ये तो हमने दे दिया। तो कुल मिलाकर इसके कितने स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं बेटा, 3, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।
इसी तरह से है CO3 नेगेटिव, ये लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगा टिपिकल है, इस वजह से कि अगर आपको लैब स्ट्रक्चर बनाना आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यूं कर देंगे, ठीक है। देखिए लैब स्ट्रक्चर इसका क्या है, ये लेकिन 2 नेगेटिव है, पहले बता दो। जब तुम इसका ए कैलकुलेट करोगे ना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कार्बन और 3 ऑक्सीजन के बेटा, तो प्लस तुम करोगे 2 इलेक्ट्रॉन अलावा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गैनर है, इसका ओवरऑल चार्ज जो है नेट चार्ज जिसको हम बोलते हैं वो -2 है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन भी आप यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक। फिर आप एन कैलकुलेट करोगे, फिर एस करोगे, फिर अनशेड पेयर स्केलेटन डालोगे और लैब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, जो कि आपको इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके देता हूँ। देखो CO3 नेगेटिव का कैसे यहाँ पर आएगा, ये कार्बन है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे लगा दिए हैं इस ऑक्सीजन के लिए, क्लियर है। ये 2 इलेक्ट्रॉन नजर भी आ रहे होंगे आपको कार्बन के, ये 2 ऑक्सीजन के। अब बाकी वाले कहाँ हैं कार्बन के, देखो एक इधर है, कितने हो गए 3 और एक इधर है 4, टैली हो गए आपको कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। अब ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वही 2 नेगेटिव जो आपको आ रहा है ना 2 नेगेटिव, तो वो 2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो एक्स्ट्रा जो एक इधर डाला हुआ है एक इधर डाला हुआ है, क्लियर है। बाकी देखिए ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ ला रहा है 6 में से बॉन्डिंग के लिए इस तरह से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड कर देंगे बेटा, ठीक। तो इसी को ORR करके मैं इस तरह से बता रहा हूँ जैसे कि और करके मैं ये बॉन्डिंग अब इनके बीच में खींच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अब देखो बेटा यहाँ पर इन 2 ऑक्सीजन्स को ये इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये तो एडवांटेज है, इनको फायदा हो रहा है, तो लिहाजा हम बोल रहे हैं कि इस ऑक्सीजन अपने 6 के 6 देखो 2 4 6 2 4 6 अपना तो इधर ही है, इनका फॉर्मल चार्ज भी आपको माइनस में निकलेगा, ठीक है, -1 तो देखिए वही -1 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वही -1 यहाँ पर भी लिख रहे हैं, तो -1 और -1 -2 आता है टोटल आपके पास यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो आप इसी को देखो, ये आपका फाइनल लैब स्ट्रक्चर आ गया, घुमाओ अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते जाओ। नाउ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर, पहला तो यही वाला बेटा हो गया, ठीक है, ये वाला जो अभी आपने किया। दूसरा वाला देखो घुमाओ डबल बॉन्ड को, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, मैं तो क्लॉकवाइज कर रहा हूँ इसको, यहाँ के बजाय यहाँ दे रहा हूँ। जब यहाँ दे रहा हूँ तो ये एटम इधर आ रहा है और ये एटम इधर जा रहा है, ठीक बेटा। तो यहाँ पर 2 4 6 2 4 6, तो 2 4 6 ये इधर हो गया सिचुएशन ऑक्सीजन एटम का, ये 2 और 2 4 वाला इधर आ गया, और ये तो एज सच जैसे था वही है, हो गई सेकेंड। अब थर्ड है, थर्ड स्ट्रक्चर है आपका ये कार्बन, ठीक है, और ये देखिए फिर से डबल बॉन्ड यहाँ से इधर आ गया और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से इधर आ गया, ठीक। चलो अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जब इधर गया तो ये ऑक्सीजन मूव हो गया इधर बेटा, ये वाला ऑक्सीजन आइटम इधर आ गया, तो देखिए 2 4 6 इलेक्ट्रॉन लेकर है, और ये डबल बॉन्ड वाला इधर चला गया। आप बोलोगे नेक्स्ट में आप ये इधर, तो ये वाला तो आप यहाँ पर कर चुके हो, तो कुल मिलाकर कितने आ रहे हैं इसके भी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है बेटा। होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए। लास्ट इसका एक स्ट्रक्चर और करते हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉपी पे आपको लेकिन लिखना पड़ेगा, बेंजीन, बेंजीन आपने सुना होगा, बेंजीन या बेंजीन रिंग C6H6 मॉलिक्यूल हुआ करता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बेटा, बेंजीन रिंग, यहाँ 6 के 6 कॉर्नर पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, याद रखना, इसलिए मैंने लिखा C6H6। यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, यानी एक डबल एक सिंगल, या एक सिंगल एक डबल, इस तरह से आप बोलेंगे, तब जाकर कार्बन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट मेंटेन होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर इस तरह अगर यहाँ डबल बॉन्ड रख रहा हूँ, फिर ये सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, इसको कहते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड्स। अब जब मैं इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, फर्क क्या होगा इसमें और उसमें, देखो यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड कहाँ पे रखी थी बेटा, यहाँ इस जगह पर रखी थी, और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे इसके बजाय यहाँ पे रख रहा हूँ, लेकिन अल्टरनेशन मेंटेन कर रहा हूँ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल मेंटेन है। चलिए ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं कर रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पे डबल, जैसे यहाँ पे रखी थी डबल फिर सिंगल, लेकिन अब डबल बॉन्ड दे रहा हूँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, ये जो लंबी लाइन आ रही है, डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ पे सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आप देखना बेटा, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, अब यहाँ पर देते हैं जरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया, फिर ये सिंगल, फिर देखो इस कार्बन 1 और इस कार्बन 4 के बीच डबल बॉन्ड रख रहा हूँ, डबल सिंगल डबल, बेटा एक मिनट, यहाँ पे देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मेंटेन है ना, क्या मेंटेन है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर,
अब आप यहाँ पर डबल बॉन्ड रखेंगे, ठीक है बेटा, डबल सिंगल, और यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रखेंगे, डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर ये आपका डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ठीक, मेंटेन है अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड्स। लास्टली अब हम बता रहे हैं इसका मतलब ये डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर भी आया बेटा, इस पोजीशन पर भी आया, इधर भी देखने को मिल गया, इधर भी देखने को मिल गया, इधर भी देखने को, इधर भी, मतलब ये पूरी रिंग में रोटेट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं, अब ये साइक्लोहेक्सेन जैसी रिंग आप बनाते हैं, उसके अंदर जब आप ये सर्कुलर शेप स्मॉल रिंग डालते हैं ना, इसका मतलब है कि ये पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है ये पूरा इस रिंग में रोटेट हो गया, इसकी पोजीशन एक ही जगह फिक्स नहीं है। तो जब कभी भी आपको बेंजीन रिंग बोले ना, बताया जाए ना कि बनाने के लिए, तो आप फटाफट से ऐसे भी बना सकते हो, या फिर ये रिंग करके आप इसमें या तो यहाँ से या तो एंटी क्लॉक या तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन पे डबल सिंगल डबल बॉन्ड रख सकते हो, या ऐसे, या फिर इसी को बोलते हैं हम ये रिंग करके। इसका भी मतलब ये है कि इन डबल बॉन्ड्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, बल्कि ये क्या है बेटा, डीलोकलाइज्ड है, मतलब इनकी लोकलाइज्ड फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है, ये पूरे रिंग में रोटेट हो रही है इस तरह से। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा रेजोनेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्स की बात करेंगे, पूछा जाता है अक्सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आपको यहाँ एकेडमिक में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको पूछा जाता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, कोई भी डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए बेटा, काफ़ी मेहनत से हम ये लेक्चर्स बनाते हैं आपके लिए, तो आप इनको ज़ाया न कीजिए, प्लीज़ देखिए, फर्स्ट टू लास्ट देखिए बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और फाइनली बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ इन दिस पैंडेमिक पीरियड।